पानी लेके आओ, पानी वॉलंटियर क्यों नहीं करा तुम पानी गुड आफ्टरनून सर। मैं आज का मेरा प्रोजेक्ट हार्ट है। आज मैंने हार्ट मॉडल बनाया है। ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट का ऊपरी भाग है हमारे, और ये आंतरिक भाग है। सबसे पहले मैं आंतरिक भाग के बारे में समझाना चाहूँगी। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, ये दायां वाला पार्ट है और ये बायां वाला पार्ट है, और ये दायां आलिंद है और ये दायां नीला है, और ये बायां आलिंद है, ये बायां नीला है। सबसे पहले हमारा ब्लड महाशिराओं से होकर दायां आलिंद में जाता है, फिर दाएं नीला में जाता है, फिर इसके बाद। नमस्ते सर, यहाँ पे हम लोग हार्ट बनाए हैं। मैं इसे मानव के दैनिक जीवन में कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका पार्ट अंदर का ये है, ये हार्ट है। हार्ट के पहले चैम्बर में दायां नीले होता है, फिर नीचे इसके दायां अलिंद होता है। तो इस जो अशुद्ध रक्त होता है वो धमनियों द्वारा इन दोनों में से होकर इसमें आता है। ये लंग्स होता है, जो लंग्स इसे फेफड़ा भी कहते हैं। इन दोनों से होकर फेफड़े में आता है। इसमें ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद किडनी में जाता है, तो किडनी इस रक्त को फिल्टर करती है। फिर फिल्टर होकर ये बाएं नीले और दाएं नीले बाएं आलिंद में आता है। फिर इसके बाद तो धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाता है। इसे द्वारा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यह मानव के दैनिक जीवन में यह शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक यह कार्य होता रहता है। और यह हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सोम कुमार, आई स्टडी इन क्लास 10। ये हम लोग का जो प्रोजेक्ट है पोल्यूशन पर बना हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा पोल्यूशन किसे कहते हैं। जो केमिकल पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हैं, उसका अधिक से अधिक उपयोग होना और इधर उधर फैलना ही पोल्यूशन कराता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सबसे पहले जब हम लोग सो के उठते थे तो हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी, और आज अगर हम सो के उठते हैं तो हमें चिड़िया दिखाई तक नहीं देती। ये सब कारण इस टावर के कारण हुआ है। ये सब का जो रेडिएशन इससे निकलता है वो चिड़ियों को बहुत घातक साबित होता है, जिससे आप देख सकते हैं जो चिड़िया हैं वो मरी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं जिसकी वजह से ग्रसित हो चुकी हैं। लगभग 75% जो चिड़िया हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। और लोग देखते थे कि जो पहले गाय या मवेशी जो मरते थे उसको लोग फेंक देते हैं, तो गिद्ध और चिड़िया खाए ख़त्म कर देते हैं। मगर आप इस समय देखेंगे तो वहीं पे सड़ती रहती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कुछ दिन पहले नदी के उस पार जो गाय फेंकी गई थी वो सड़ते सड़ते ख़त्म हुई है और काफ़ी दुर्गंध महक रही थी उससे। फिर हम लोगों ने ट्रेन बनाई है जिसका जो वॉल्यूम है वो बहुत तेज होता है, जिसके से जो प्रेग्नेंट महिला है उसके बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो अपना कान बंद क्यों है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और अपने बच्चों को भी सुरक्षित करे। अब मैं बात करना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन पर। आप लोगों को काफ़ी अनुभव होगा। आप लोग जानते होंगे कि जब पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे के घर जाके बैठते थे, खेलते कूदते थे। मगर जब से मोबाइल फ़ोन आया है तब से आप सभी लोग देखेंगे कि सभी लोग सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हैं। जब देखो तब सिर्फ मोबाइल। आखिर मोबाइल चलाने से क्या होता है? मोबाइल चलाने से मानसिक बीमारी होती है और आपकी लत लग सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आलसपन आता है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, और कोई किसी घर पर कोई छोटा बच्चा है और वो रोने लगता है तो उन्हें बोलते हैं लो बेटा तुम फ़ोन चला लो, उन्हें तुरंत फ़ोन पकड़ा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चे का भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा, जो पहले ज़माने में जो पतले घर होते थे, जो आज ज़माने में जो घर बन रहे हैं उनकी दीवारें काफ़ी पतली हैं, जिसकी वजह से सर्दी और गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा आता है। परंतु जो पहले ज़माने में जो कच्चे मकान होते थे उनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती थी, जिसकी वजह से जो बाहरी टेम्परेचर है उन्हें तक नहीं पहुंच पाया था और जो टेम्परेचर रहता था वो पूरा मेंटेन रहता था, जिसकी वजह से हमें कच्चे मकान में ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी लगती थी। इसलिए हमें जो अगर हम इसको रोक भी सकते हैं और मोटी दीवार भी बना सकते हैं। हम लोग को अगर 2 दीवार के बीच में अगर हम लोग थर्माकोल लगाएँ तो उससे बचाव किया जा सकता है। और ये भट्टी है जिसके अंदर से धुआं निकलता है और ये प्रदूषण फैलाता है। इसकी वजह से जो हमारा वातावरण है प्रदूषित होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें कितनी सारी भट्टियाँ लगी हुई हैं जिससे धुएँ निकलते हैं। और आज का सभी लोग बस सिर्फ मोबाइल में बिजी हुए हैं, जिसका चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये दुनिया से बस सिर्फ साउंड इतना शोर हो रहा है, इतना वायु पोल्यूशन हो रहा है, इतना वॉइस पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है कि सभी लोगों को हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक आ रही है। पहले आपने देखा होगा कि पहले बस बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक आता है, मगर अब आप देखते होंगे कि लगभग जो इसमें जो नौजवान हैं, जो 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग हैं, उन्हीं लोग ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। धन्यवाद। Good morning. My name is Ananta Seth. I read in class 12.
जैसे कि आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। जैसे कि आज के समय में फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। फैक्ट्रियों से जो वाहित मल निकल रहे हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, नदियों, बड़े बड़े नदियों या समुद्रों में बहा देते हैं। बड़े बड़े नदियों या समुद्रों में बहा देते हैं तो बड़े बड़े नदी या समुद्र हैं तो पानी तो इकट्ठा रहेगा नहीं, बहता ही रहेगा। जिससे कि जो हम लोग जो विषैले पदार्थों को उसमें बहाते हैं तो पूरा जल विषैला हो जाता है। जहाँ जल है सभी मतलब पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, जानवरों को, सबको जल की आवश्यकता है। जिससे कि जब जानवर पीने जाते हैं उस विषैले पदार्थ को, अगर उस जानवर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो जो भी विषैले जल पीने से उसको जो भी रोग होगा वो उससे लड़ सकता है। अगर उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है वो मर जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को भी जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। जब पेड़ पौधे जो है वो दूषित जल को अवशोषित करेंगे, वो उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम से कम एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि वो मतलब थोड़े डाउन होंगे। और जो ऑक्सीजन गैस हम लोग के लिए आवश्यकता है वो ऑक्सीजन गैस भी उन लोग को छोड़ने में दिक्कत होगा। ऑक्सीजन गैस हम लोग जब नहीं लेंगे तो हम लोग का भी जीवन संकट में पड़ेगा। जिससे कि इसको रोकने के लिए जल को कम से कम दूषित होना है और जो इन्वायरमेंट है उसे भी बचाना है। जैसे इन्वायरमेंट कैसे बचाया जा सकता है कि पेड़ पौधे लगा अभी करके। बता दें, जैसे अभी क्या बात चल रहा था, बात चला था प्रोजेक्ट और एयर पॉल्यूशन पर, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता इससे प्रोजेक्ट है ना। इनका बस एयर पोल्यूशन है, मेरा वाटर पोल्यूशन। वाटर के साथ एयर भी सब मिक्स है, मतलब एक तरीके से। हाँ। सेव वाटर सेव लाइफ। घर पे टंकी लगा, पानी गिरता होगा, सही सही बताओ, गिरता है कि नहीं बताओ? नीचे टंकी से बाहर नीचे गिरता है कि हाँ, नहीं? गिरता है। चलाते हो तो उसके बाद नीचे गिरता है कि नहीं गिरता? गिरता है। पहला आज तो यही शपथ लेना कि टंकी से पानी गिरे नहीं, गिरने से पहले बंद कर देना। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं अगर टंकी चालू करती हूँ तो मैं खड़े पहले रहते नहीं, मैं पहले जाके टंकी में देख के आ जाती हूँ कि पानी कितना है। लेकिन अगर ऊपर रहता तो रोज तो नहीं जाया जा सकता, थोड़ा कम ही भरे। नहीं तो ज़्यादा मतलब छत के ऊपर ही रहता है तो सेकंड फ्लोर है नहीं, फर्स्ट फ्लोर ही है। तो जब भी मम्मा मतलब मोटर चालू करवाती हैं तो वो पहले बोल देती है कि जाके देख के आओ पानी कितना अच्छा, है। रोज आप चेक करते हाँ, हैं? डेली। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। बट हम करते हैं, तो इसलिए तो मैं वाटर पॉल्यूशन तो बनाई है ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ कि मतलब पानी को कम से कम दुरुपयोग उसका बहुत कम करना है। नहीं, ये जरूरी है। हाँ, इसीलिए ताकि मतलब जैसे मम्मा अगर जब मान लीजिए वाटर चालू पे करवाती पढ़ते हैं हो, जैसे पानी पे पढ़े हो वाटर पे, ठीक है, तो इस बार सरकार ने गांव में एक टंकी बनवा दी, देख रहे हो, बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं। इसका क्या उद्देश्य है सरकार का? मतलब इसका इतने जैसे बड़े इसका उद्देश्य यही है कि जैसे आने वाले समय में जो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में इतना जल का दुरुपयोग हो रहा है तो आने वाले समय में लोगों को कठिनाइयाँ कम से कम हो ताकि मतलब जल ना रहने पे उसका यूज किया जा सके। देखो, इसको मैं सही से आपको बता देता हूँ, नोट करना। जैसे कोविड प्रोटोकॉल में, कोविड के समय बहुत सारे लोग ऑक्सीजन से मरे, याद होगा। देश में बहुत सारी मौत इसलिए हो गई कि ऑक्सीजन की कमी थी। अभी क्या है कि सरकार और बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग उस लगे टाइम रहते हैं ऑक्सीजन प्रोजेक्ट का बनाने रीजन के। क्या था? मतलब ऑक्सीजन मतलब कम मिला तो उस टाइम रीजन क्या था? उसका मतलब प्लांट्स कम थे। प्लांट्स कम अभी किया कौन? हम ही लोग। जितने नहीं, प्लांट्स मतलब उस प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन प्लांट की, जो मानव निर्मित ऑक्सीजन प्लांट। मैं प्राकृतिक नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बात की कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे। अभी आपके चकरपानपुर जो राजकीय विद्यालय है वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट अभी बना है। अभी जब ये कोविड प्रोटोकॉल, कोविड खत्म हुआ है, कोविड के बाद ही बना ऑक्सीजन प्लांट लगा है, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन आजमगढ़ से आता तब तक यहाँ पे मौतें हो जाती थी। सरकार ने पहले ऐसे किसी आपदा के बारे में सोचा नहीं था, सरकार ने ऐसी कोई प्लानिंग की नहीं थी। लेकिन सरकार वहाँ से एक सीख ली कि भविष्य में आने वाले समय में जिस प्रकार से कोरोना का कहर देश पर था उस प्रकार से जल संकट भी आ सकता है। तो सरकार ने अपने अधिकारियों से, उन लोगों से विचार विमर्श करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उस जल शक्ति मंत्रालय के जरिए कम से कम 300 से 400 फुट नीचे बोरवेल से पानी निकालने का काम हो रहा है कि अगर कभी ऐसा संकट आएगा और पाइपलाइन बिछा के रखा गया तो आपको पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। क्यों? अब इस पर भी बता देता हूँ। पहले घर पे वो ऐसे पानी निकालते थे हैंड पैंप नॉर्मल, फिर क्या लगा? मोटर, फिर क्या लगा? समरसिबल लेकिन लगा इस ना? टाइम जो समरसिबल लगा है हाँ। उसको मेरा मानना है कि उसे नहीं लगाना चाहिए। क्या है? उससे लगाने से क्या है कि लोग जैसे समरसिबल चालू किए, दोहन होता है पानी का, होता है ना। तो ये मानव है,
ये अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करने को सुधर तैयार भी तो है। सकते हैं। नहीं सुधर रहे हैं, ना समझा। सुधरेंगे, समझाएंगे तो क्यों नहीं सुधरेंगे? वही तो हमारा काम है यहाँ स्कूल में, तभी तो हम लोग का हो रहा है। मतलब जो लोग जागरूक नहीं उन लोग को जागरूक करने के लिए ही बोला जा रहा है। तो अगर इतना समझा रहे हैं तो मतलब मैं इतना बोली, एक चीज़ मैं आपके बोली, बोलने से मैं जरूर, मैं कल से कोशिश करूंगा कि ना बोले। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर आपको मतलब पर्यावरण अगर शुद्ध करना है तो आप मतलब पेड़ लगा- मैरिज नहीं नहीं, अनमैरिड तो आप अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास जगह ना होगी तो तुलसी का पेड़ गमले में जरूर लगाइए, क्योंकि तुलसी जो है वो हम लोग को 24 घंटा ऑक्सीजन देती है और उन्हें माता का भी रूप माना जाता है, तो काम दोनों होता रहेगा। लगाए इस बार 5 पेड़ लगाए। यहाँ भी इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधे को काटना नहीं है। अगर हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे तो हम लोग का जो पर्यावरण है वो दूषित होता ही रह जाएगा। जिससे कि पेड़ लगाना है, ना कि काटना है। पेड़ अगर हम लोग लगा रहे हैं तो हमारा पर्यावरण कम से कम प्रदूषित होगा। जिससे कि प्रदूषण अगर कम होगा तो हम लोग अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जिएंगे, हम लोग को बीमारियाँ कोई नहीं होंगी, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी अपना लाइफ सही ढंग से जिएगी। जैसे कि इस बार बारिश बहुत कम हुआ। बारिश कम होने का रीज़न था कि पेड़ बहुत कम थे। पेड़ बहुत कम थे तो पेड़ कम किया कौन? मनुष्य ही किया, हम लोग ही किए। तो पेड़ को काटना नहीं है, लगाना है, जिससे कि अभी इन्वायरमेंट हम लोग का सही हो सके। और जो यहाँ पर ये जो वाहित मल है वो जो घरों में समरसेबुल, मोटर, टंकी या खेतों में सिंचाई के लिए चालू कर दिया जाता है, तो खेतों में सिंचाई तो हो जाती है, ठीक है, फसल निकल जाती है। अगर बारिश होगी नहीं, धरती के नीचे जल जाएगा नहीं, तो फिर आने वाले समय में वो जल कहाँ से आएगा? अगर सिंचाई आप लोग को करनी है तो मोटर आप चालू करेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना है। पेड़ लगाएंगे तो हम लोग का एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा, जिससे कि बारिश अच्छे से होगी। बारिश अच्छे से होगी तो हम लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। बारिश तो हो रहा है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अगर पानी कहीं लगा हुआ भी है तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे वायरस या बैक्टीरिया हमेशा उस पर रहते हैं। तो वो परमानेंट तो उसी पे रहते नहीं होंगे, 24 घंटा रहते नहीं होंगे, तो वो हमेशा उड़ते रहते हैं। अगर वो उड़ते रहते हैं तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारे नाक से या मुँह से हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अगर आपको कंधे के पार्ट से नीचे अगर मच्छर काटता है तो वो वहाँ से ही निकला हुआ मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, जिसके काटने से बहुत तेज़ी से मलेरिया रोग और डेंगू रोग फैलता है। मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है? जैसे बहुत तेज़ी से बुखार आता है, फिर कुछ टाइम के लिए चला जाता है, फिर बुखार आता है, फिर चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप चेकअप करवा के उसकी दवा ले सकते हैं। और डेंगू रोग जो है वो बहुत भयंकर होता है। अगर वो मतलब सही समय पर अगर उसका उपचार हो जाए तो इंसान बच सकता है, नहीं तो डेंगू रोग इतना भयंकर बीमारी है कि वो इंसान को ले भी सकता है। ठीक है, इतना बताने के बाद बस मेरा यही रीज़न है कि अगर जो जल है, जल को किसी भी तरह से बचाना है, ना कि उसको दुष्प्रभाव करना है। पेड़ लगाना है, जल बचाना है, क्योंकि जल ही हमारे लिए जीवन है। जल है एक अनमोल रतन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आज का मेरा प्रोजेक्ट एयर पॉल्यूशन पे है। माय नेम इज़ प्रिया प्रजापति, आई स्टडी इन क्लास 12। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये मैंने बनाया, फैक्ट्री बनाया। ये जो फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण में जाता है, जो हमारे वातावरण को दूषित करता है। और जो इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो इसमें जाते हैं, और जो जानवर होते हैं वो जंगलों में से आते हैं, उनको प्यास लगी रहती है, वो पानी पीते हैं और वो धीरे धीरे करते करते पीते पीते वो मर जाते हैं। तो इससे पशुओं को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हमें फैक्ट्रियाँ कम से कम यूज़ करनी चाहिए, और कचरे को हमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। हमें डस्टबिन, अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं अगर डस्टबिन है तो उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और जो गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो हमें कम से कम गाड़ियों का यूज़ करना चाहिए और पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। थैंक यू। हार्ट है, ये दायां है, और ये लंग्स है, ये दायां है और ये बायां है। ये वाला भारी होता है, ये 620 ग्राम का होता है, ये 3 लोग का होता है। और ये बायां है जो कि 560 ग्राम का होता है, इसमें 2 लोग होता है। और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये मतलब ये पचकता है। जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो ये फूलता है, जैसे कि वापस करो। ये हल्का इसलिए होता है क्योंकि इसके जस्ट नीचे हार्ट होता है। और
ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये रक्त में जाता है, और रक्त में जाता है तो इससे ऊर्जा मिलती है। और जितना भी वायुमंडल में प्रदूषण है, धुआं और विषैली गैसें हैं, जब धुआं या फिर धूल जाके जम जाता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब सांस लेने में मतलब और सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे सूजन भी हो जाता है इसमें, और सारी बीमारियाँ हैं तो इसमें हो जाती हैं। मेरा प्रोजेक्ट है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अंदर का है ये अंदर का ये हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो ये हमारी नहीं नसें हैं, जो ये इसमें ब्लू वाले में रक्त अशुद्ध रहता है और रेड वाले में शुद्ध रहता है। इसके बाद है हमारी मांसपेशियाँ। जो लोग ज़्यादा तैली चीज़ खाते हैं मोटे हो जाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब लोग ज़्यादा तैली खाते हैं तो ये सारी चीज़ें मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, इसलिए वो लोग मोटे हो जाते हैं, जिन्हें चर्बी कहते हैं। और इसके बाद है हमारा पसली का कार्य यह है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो ये फूलता है, पचकता है, ये जाली जैसा होता है। और इसके बाद ये हम लोग का है लीवर, और ये पेट है, ये हमारा पाचन तंत्र है, ये पित्त की थैली है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये पेट से होके पाचन तंत्र में जाता है। इसके बाद पाचन तंत्र में जाने के बाद वह भोजन में जो अच्छे पार्ट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है, और जो व्यर्थ होता है उसे नलों द्वारा बाहर करता है। पित्त की थैली में यह होता है कि जब इसमें पथरी हो जाती है तो डॉक्टर पूरे पित्त की थैली को काट के निकाल देता है, पथरी को नहीं, पित्त की थैली को ही काट के निकाल देता है। लीवर का कार्य बिल्कुल छिपकली की पूंछ के जैसा होता है। छिपकली की पूंछ होती है, कट गई तो वो फिर से सही हो जाती है, फिर से नई उसमें पूंछ हो जाती है। इसी प्रकार लीवर का कार्य है कि जब भी उसमें कुछ हो जाए, कुछ उसमें उसे डॉक्टर ने किसी कारणवश काट दिया तो वो फिर से सही हो जाती है। पूरा नहीं काटती है, थोड़ा सा कटने के बाद। फिर इसके बाद है हमारा लंग्स का कार्य है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद ये होता है कि सांस लेते हैं तो इसमें बहुत सी वायु जाती है, गंदी भी जाती है, अच्छी भी जाती है। तो इसमें से क्या करता है, केवल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और सभी वायु को बाहर कर देता है। इसके बाद है हार्ट। हमने बताया इधर शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त जब हो जाता है हमारे शरीर में तो हार्ट के पास आता है, तो हार्ट उसे फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद हमारी शरीर उसे हमारा हार्ट उसे फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद पूरे शरीर में फिर नलों द्वारा फिर पहुंचा देता है। फिर ये होता है हमारा किडनी का कार्य है कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी दिन भर में 6 से 8 लीटर पीना चाहिए, पर तो कुछ लोग होते हैं पीते नहीं है इतना पानी। पर इसका कार्य है कि जब हम पानी पीते हैं तो पानी को फिल्टर करना होता है। फिल्टर करता है तो इसमें से जो अच्छे पार्ट्स होते हैं वाटर में उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो व्यर्थ होता है उसे केरोसिन के रूप में बाहर करता है। ये हमारा है चेहरे का कंकाल है, और ये हमारा कंकाल के नीचे का खोपड़ी है। ये हमारे गर्दन है, गर्दन का ये हड्डियाँ हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंकल। आज का हमारा टॉपिक है किडनी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमारे शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है और यह सिम के बीच की आकार की होती है, और ये हमारे शरीर में ब्लड को छानने का कार्य करती है। प्रतिदिन ये 1800 लीटर ब्लड को छानती है, और जो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का भी कार्य करती है। और जो रसायन होते हैं हमारे शरीर में उनको नियंत्रित मात्रा को नियंत्रित करती है। और ये हमारे शरीर में विटामिन डी और ग्लूकोज का भी निर्माण करती है। इसके 2 भाग हैं, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। बाह्य भाग को मेडुला कहते हैं और आंतरिक भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और यह किडनी हमारे शरीर में आंतरिक रूप से कार्य करती है, और जो सर्जी होते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। और जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनकी किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे किडनी यहाँ से जब इसमें रक्त जाएंगे तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ भी रहेंगे और शुद्ध पदार्थ भी रहेंगे। जो शुद्ध पदार्थ रहेंगे उनको ये किडनी अवशोषित कर लेंगी, और जो अवशिष्ट पदार्थ रहेंगे उनको मूत्र के रूप में परिवर्तित कर देंगे, और जब कुछ समय बाद मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आज का मेरा टॉपिक है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो सोलर पैनल है, जो सूर्य की किरणें इसमें पड़ेंगे, इसे अवशोषित इसमें
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो इसे हम जल में परिवर्तित करके अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है इसके लिए सोलर पैनल की खेती के लिए हमें सब्सिडी दे रही है कि हम लोग इसकी खेती करें अधिक से अधिक मात्रा में और अन्य देशों में भी निर्यात इसका कर सकें, जिससे और यह पर्यावरण में प्रदूषण नहीं करता है सोलर पैनल। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की हैं। फिर और पोखरा है और कुआं है जिसमें कि वर्षा का जल हम संग्रहित करके अपने जो कुआं है उसमें उसका काम कर सकते हैं और जो कुएं में हम उसका जल संग्रहण करेंगे तो उसके माध्यम से हम अपने घरेलू कार्यों को कर सकते हैं। और जो तालाब होता है उसको लोग अपने घरों के सामने से पाट दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए ज़मीन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाए, लेकिन ऐसा वो लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है कि लोग अपने घरों के सामने से जो पोखरा है उसे खनवाएं और उसमें जल को एकत्रित करें, ताकि जो हमारी भविष्य जो हमारे पशु पक्षी हैं, प्राकृतिक पशु पक्षी हैं, उनके लिए जल उपलब्ध हो सके, वरना वो प्यास के मारे मर जाते हैं, जिससे कि हमारा पारिस्थितिक संतुलन भी बहुत ही अधिक बिगड़ सकता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। आज का प्रोजेक्ट हमारा नेत्र है। आज हम आपको नेत्र के बारे में बताएंगे। नेत्र जो एक मूल्यवान धरोहर है, अगर नेत्र नहीं रहा तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे और नेत्र के बिना हमारा लाइफ कुछ है ही नहीं। जैसे इसके कुछ भाग है, जैसे कि दृष्टिपटल हो गया, आइरिस हो गया, कार्निया हो गया। और जैसे ज़्यादा आइरिस जो है वो जो पुतली होती है सबकी काली भूरी नीली, वो आइरिस के द्वारा ही होता है। आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी कि इंसान के लिए आँख कितना महत्वपूर्ण है। जब कोई अंधा व्यक्ति है और जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नेत्र है, तो जो अंधा व्यक्ति है वो अपने जो उससे पूछेंगे आप संसार के बाद, तो संसार को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा। जो जन्म से अंधा व्यक्ति अपने संसार को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगर आप वही जिसके पास नेत्र उससे पूछेंगे तो वो आपको संसार की रूपरेखा, संसार कैसा है, इसमें किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके बारे में व्यक्त करेगा। तो इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि आँख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आँख का एक भाग है कॉर्निया, जिसे हम लोग दान करते हैं और इसमें दान करने की समय अवधि 7 से 8 घंटे होती है। आँख का भार 8 ग्राम होता है। धन्यवाद। ये मस्तिष्क है, इसका भार 1400 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच होता है। ये जब मस्तिष्क यहाँ पर संवेदनाएं उत्पन्न करती है तो आँख में एक कॉर्निया है जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वस्तु छोटी है कि बड़ी है। ये समय कॉर्निया के माध्यम से ये पता चलता है। नेत्र के कारण कई दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें हमें निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए हमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष है इसमें हमें दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती। तो इसमें जो दूर दृष्टि दोष है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हमारे नेत्र से पास देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है और दूर देखने की क्षमता अनंत होती है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा इसमें संस्पर्श संगमन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती है। जब हमारा जैसे कि हमारा जो जिन कोशिकाओं में यह नियंत्रण मतलब यह प्रक्रिया नहीं होती है वो कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं कहलाती हैं। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती हैं तो ये मैच्योर होती हैं, इनको नहीं पता होता है कैसे क्या करना है, हमारा कार्य क्या है। तो ये अलग अलग जैसे अलग अलग ऊतकों और अलग अलग कोशिकाओं में इन्फेक्शन पैदा करती है तथा उसमें सड़न पैदा होती है। जब ये सड़न होती है तो यही कैंसर कहलाता है। कैंसर जो होता है वो ट्यूमर के रूप में होता है। जो ट्यूमर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनिगन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बेनिगन ट्यूमर होता है वो गांठ के रूप में, जैसे हार्निया और जैसे कि ये होता है बेनिगन ट्यूमर और ये जैसे दुर्गम ट्यूमर होता है, मतलब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो मतलब ये होता है ये गांठ के रूप में होता है, जैसे कि हर्निया हुआ कहीं पर जैसे कि गिल्टी हो गया या तो कहीं जैसे नस में गांठ हो गई तो ये गांठ के रूप में होता है। और ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये वाला ये जैसे कि अपने नाम की तरह ये मेल्टिंग मतलब कि ये फैलता रहता है। जहाँ जहाँ ये फैलता है वहाँ मतलब जहाँ जहाँ जैसे जैसे फैलता है वहाँ ये कैंसर पैदा करने लगता है। ये बहुत खतरनाक होता है। इससे मतलब जो कैंसर के उपचार होते हैं वो मतलब 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं पेशेंट का, और एक होता है रेडियोथेरेपी में डॉक्टर जैसे कि लेजर लाइट
लाइट द्वारा मतलब लेज़र रे द्वारा जो कैंसर कोशिका होती है उन्हें खत्म कर देते हैं। और एक होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब वो सर्जरी होता है। जो बेनिगन ट्यूमर होता है वो गांठ के रूप में होता है, उसे ना सर्जरी द्वारा सही किया जाता है। मतलब सर्जरी द्वारा से सही हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को कैंसर से अगर बचना है तो हमें कुछ रोजमर्रा की चीज़ें कुछ करना चाहिए, जैसे रोज सुबह खाली पेट उठ के पानी पीना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। जैसे जब हम लोग किसी खाने वाले वस्तु को बाहर से लाते हैं तो गर्म होता है, उसको प्लास्टिक में जब घर कर लाते हैं अथवा घर पर तो जो उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक होती हैं उस खाने वाली चीज़ में मिल जाते हैं, जिसका हम लोग अगर सेवन करते हैं इसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके वो कैंसर फैलाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक कभी मतलब सड़ता नहीं, मतलब उसका पाचन नहीं होता है प्लास्टिक का। और हमें ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। जैसे जब हम लोग ज़्यादा तल भून देते हैं तो उसमें कुछ गैसेस उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके वो भी कैंसर फैलाती है, वो भी कैंसर का कारण होता है। और धूम्रपान नहीं करना चाहिए हमें, और तंबाकू नहीं चबाना चाहिए। तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है, धूम्रपान करने से फेफड़े व त्वचा कैंसर होता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें ज़्यादा देर तक जो हमारा अंग रहता है, जैसे ज़्यादा देर तक जो हमारा अंग रहता है वहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में भी नहीं रहना चाहिए। और हमें जैसे कि सुबह का जो 10 बजे के पहले का जो प्रकाश होता है उसमें हम लोग को कम से कम 10 से 20 मिनट रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और जैसे कि हमारे घर में सब जब सफाई होती है उसमें जैसे डेटॉल और फिनाइल जैसे ऐसे बहुत जरूरी चीज़ों का उपयोग करते हैं हम लोग सफाई करने में, तो उसका भी उपयोग बहुत कम करना चाहिए क्योंकि उससे भी कैंसर होता है। थैंक यू। ब्रेन के बारे में बताएं। हम लोग का ब्रेन जो होता है केंद्रीय का भाग होता है और जो क्लास 12th में पढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे कि जिसमें से गर्मी के समय में हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए एसी, कूलर, फ्रीज इस सब का यूज करते हैं तो उसमें से कुछ हानिकारक गैसेस निकलते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। इन सब गैसों से जो हमारा वायुमंडल है ऊपर जाके एक विशाल परत बना देता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। और बाद में जो गैसेज पृथ्वी पर होती हैं वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं, जिससे वायुमंडल बनी रहती है। तो पृथ्वी का जो सामान्य ताप है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। इस तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये जो ग्लेशियर है पृथ्वी का 3 भाग जल के रूप में बर्फ के रूप में जमा हुआ है और एक भाग में जमीन है जिसमें हम लोग रहते हैं। इस ग्लेशियर जब ये तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लगता है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो इतना ज़्यादा 3 भाग जब बर्फ है तो 1 भाग जमीन है, इतना ज़्यादा बर्फ है कि पिघलेगा तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसको रोकने के लिए हमें जो हमारे वाहन हैं सब डीजल से जो चलते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी वाले और सीएनजी वाले वाहन का यूज करना चाहिए और ये है भारी मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। और जैसे आजकल हम बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग के पृथ्वी पर जो अपशिष्ट गैसें होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब ऊपर वायुमंडल में जाती है तो हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत होती है। जो ये अपशिष्ट गैसें होती हैं ये उनको छिद्र करते हुए ऊपर निकलती हैं, जिस कारण ओजोन परत में छिद्र होता है तो जो पृथ्वी से पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर आएंगी। जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं मानव जाति या वनस्पति जगत और पशु पक्षी वृक्ष सबके लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग अपने घरों में मतलब घरों में तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं, वृक्षारोपण ज़्यादा करें, वन की कटाई थोड़ी कम करें। थैंक यू। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है जिसमें सूर्य की किरणें अवशोषित करते हैं पौधे, किंतु उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। ये इसलिए उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें CO2 गैस पाई जाती है जो इसे उत्सर्जित नहीं होने देती है। ये ग्रीन हाउस किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर इस ग्रीन हाउस के तहत हम लोग सब्जियां उगाते हैं तो उन्हें कीट पतंगों से बचाया जा सकता है, और आलू को पाले मार देते हैं तो उन्हें उससे भी बचाया जा सकता है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में किया जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग
1800 ईस्वी में किया गया था और इसका प्रयोग औषधियों को उगाने के लिए किया गया था। और ग्रीन हाउस शब्द आर्हीनियस ने दिया था। और इसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे धूप तो होती नहीं है, तो इसमें ग्रो लाइट का उपयोग करके जो प्रकाश होते हैं उन्हें पौधे होते हैं उन्हें प्रकाश दिया जाता है और वो अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें जो पाँच मुख्य गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मेथेन और जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 5 मुख्य गैसें होती हैं और ये हमारी जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है जिससे पृथ्वी का जल स्तर भी बढ़ता है। थैंक यू। मेरा नाम अंजलि, खासकर बॉय वॉलंटियर ग्रुप में बनाए। मेरे ग्रुप का नाम आप कितने बॉय वॉलंटियर है अपने स्थान ले लो। क्लास 12 में पढ़ते हैं। हम लोग आज ब्रेन मॉडल के बारे में बताएंगे। अभी एग्जीबिशन खत्म नहीं हुआ है, आप लोग अपने स्थान पर रहिए, आप लोग समय मिलेगा घूमने के लिए। भाग होता है इसमें ये 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनाता है, जिसमें तो 90% सेल न्यूरॉन सेल का होता है, जिसमें 10% ग्लियर सेल का मिलकर बना होता है। और ग्लियर सेल का मिलकर होता है ये पुरुष में जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है और स्त्री में 1200 से 300 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का होता है उसमें 3 भाग होते हैं। ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, ये पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। ये है सेरेब्रम, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें जो या सोचते हैं हम लोग, जो याद करते हैं और जो हम लोग स्मेल करते हैं वो अच्छा है या बुरा, इसका ये कंट्रोल करता है। इस पर ये जानकारी हम लोग को देता है। और ये है थैलेमस जो हम लोग के शरीर में कोई टच करता है या फिर हम लोग के शरीर का तापमान बढ़ता है या फिर हम लोग के शरीर का तापमान बढ़ता है या फिर हम लोग को कोई चोट लगती है तो इसके पूरे शरीर से जानकारी लेके ये सेरेब्रम तक पहुंचाता है, तो सेरेब्रम इस पर काम करता है। ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का वजन 7 ग्राम होता है और ये इसका वजन 7 ग्राम होता है और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और ये है मध्य मस्तिष्क, जिसका ये मध्य मस्तिष्क है जो गर्दन और आँख और कान की गति को नियंत्रित करता है। ये पूरा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 होते हैं। ये पोन्स होता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है और ये है सेरेब्रम। पोन्स जो होता है ये सोने की क्रिया पे कंट्रोल करता है। जब हम सोते हैं तो उसमें सांस लेते हैं उस पर कंट्रोल करता है। और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का भी वजन 7 ग्राम होता है और ये 7 ग्राम होता है। ये ब्रीथिंग और मेंटेन करता है और जो हम लोग हार्ट बीट होती है उस पर भी कंट्रोल करता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। और ये है सेरेब्रम जो होता है, ये जो सेरेब्रम होता है इसमें जो हम लोग चलते फिरते दौड़ते और हम लोग की गति को ये कंट्रोल करता है। किसी भी मौसम की सब्जियां किसी भी मौसम में। गुड आफ्टरनून सर। ये पवन चक्की है, ये हवा की मदद से चलता है और इससे बिजली उत्पन्न होता है और बिजली उत्पन्न होने के बाद पावर हाउस में जाता है और पावर हाउस में से गांव और शहरों में भेजी जाती है बिजली। ये इस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर बिजली का सप्लाई नहीं होता है और वहीं पर लगाया जाता है। धन्यवाद। लाइट जल रही है, जलाओ जरा, ऑन ऑफ करो उसका। ऑन करो। सर ये करवाया ने इसका उपयोग खेतों में किया था। ये करवाया थोड़ा सा क्रॉस पॉइंट डालते हैं, इसे दबाने से रिएक्शन करता है और जब सिंचाई निकलती थी दौड़ते जवान जाता है। इसका उपयोग खेतों में किया जाता है। जैसे जानवर आ जाते हैं उन्हें भगाया जाता है और इस तरह आवाज़ सुन के जानवर भाग जाते हैं, उन्हें कोई छोड़ नहीं पड़ती। गुड आफ्टरनून सर। ये बोट सर, इसका अगर समुद्र में एक पार से दूसरे पार जाना रहता है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये टरबाइन जब ये ऐसे घूमती है तो ये आगे की तरफ मूव करती है प्रेशर की वजह से। और सर ये इसमें आप अपनी लग्जरी कार या गाड़ी कुछ भी आपको रखना है इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर कैंटीन, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं और ये पार्क इधर से आप समुद्र का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, इधर आप सो सकते हैं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर।
22 स्कोप है, 6 सौरमंडल इसके अंदर, सब बैटरी खत्म है। सब बैटरी खत्म हो चुकी है, उससे दिखाना। अच्छा हाइड्रोलिक जैसे मॉडल है। एक दबाएंगे तो ये पहला टर्न होगा, सेकंड स्पिन को दबाएंगे तो दूसरा बकेट होगा, तीसरे दबाएंगे तो बकेट अप डाउन होगा, चौथे को दबाएंगे तो लेफ्ट। वो सही कर सकता गुड मॉर्निंग सर, मेरा ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि ये कुछ लोगों के घरों के सामने ऐसी लाइट लगी रहती है जो अपने आप चालू और बंद रहती है, उसका एक छोटा सा मॉडल है। अगर ये जो सोलर पैन है ये सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके बैटरी को चार्ज करता है, और रात होती है जब उसके पास रोशनी नहीं पहुंचती है तो अपने आप चार्ज देता है। जैसे अभी करेंगे तो चालू। धन्यवाद। हम लोग चंद्रयान 3 बनाए हैं। जिस सब लोगों को पहचाना रहता है तो वो बस, ऑटो, ट्रेन, हवाई जहाज का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए इसी प्रकार हम लोगों को जब चंद्रमा पे जाना रहता है तो वो चंद्रयान का प्रयोग करते हैं। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि चंद्रमा पर जाकर देख सके कि वहाँ पे जल, ऑक्सीजन, वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं संभव है। सिर्फ 2003 में इसको बेचा गया था, 23 में आया था। धन्यवाद। पहले बताइए। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग सिंचाई के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश में अधिक से अधिक लोग किसान हैं और जो कृषि पर निर्भर रहते हैं। कि सभी किसान, भारत के अत्यधिक किसान पारंपरिक सिंचाई के लिए पारंपरिक संसाधन का प्रयोग करते हैं। जैसे पारंपरिक संसाधन में कूप, नहर और तालाब इत्यादि जैसे संसाधन सम्मिलित हैं। इसमें जो इस संसाधन के प्रयोग में जल की अधिक से अधिक हानि होती है। जैसे कि अत्यधिक फसल को आवश्यकता अनुसार अधिक जल दे दिया जाता है, जिससे कि फसलों और मृदा दोनों को ये हानि पहुंचती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आधुनिक तकनीकी का सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आधुनिक तकनीक में ड्रिप स्प्रिंकलर और बूस्टर जैसे संसाधन सम्मिलित हैं। इसमें जो ड्रिप संसाधन में खेतों में पाइपलाइन सप्लाई की जाती है और इसमें पानी को बूंद बूंद करके खेतों फसलों को दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो भी फसल है उसमें बूंद बूंद करके जल को आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। और जो स्प्रिंकलर है उसमें फव्वारे के रूप में फसल को दिया जाता है। और जो बूस्टर है, बूस्टर का प्रयोग हम लोग जो ज़्यादा पैमाने पर जो लोग खेती करते हैं उसको खेत को सींचने का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के साथ ही ये भी स्प्रिंकलर की तरह ही कार्य करता है। हाई प्रेशर के साथ फव्वारे के रूप में यह जल को फेंकता है और मतलब सिंचाई, जिससे सिंचाई होती है। इस आधुनिक सिंचाई का जो संसाधन है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जल का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करना। जैसे कि हमारा जो भारत देश है उसकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और जो जल स्तर है वो उसमें निरंतर कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा जो यह संसाधन चलाए गए हैं आधुनिक संसाधन, इसमें इसका बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ है। जैसे कि कम से कम जल का प्रयोग करके अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है और साथ ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से जल को संरक्षित भी किया जा रहा है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ अमन और मैं आज आपको नैनो यूरिया के बारे में बताऊंगा। जो हम बोरे की यूरिया यूज़ करते हैं उससे जब हम फसलों में छिड़काव करते हैं तो वो फसलों में पूरी तरह अवशोषित नहीं होता है, जिससे मृदा प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है और पशुओं को नुकसान पहुँचता है। इसी को देखते हुए इंडियन फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ़को ने गुजरात के करोल में नैनो यूरिया का निर्माण किया।
इसका विकास रमेश सरिया और उनके टीम ने किया। इसके उपयोग से सरकार की हज़ारों करोड़ की सब्सिडी और जो पशुओं, वायु और मृदा को जो प्रदूषित होता है उससे बचाया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद है। इसका उपयोग हम लोग ड्रोन या फिर मशीन द्वारा करते हैं। इसका छिड़काव हम सीधे पत्तियों पर करते हैं, जिससे पत्तियां अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं नाइट्रोजन को और मृतिका में जाकर संग्रहित हो जाती है, जिससे वो अपने आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। इसका छिड़काव हम लोग पहला छिड़काव हम लोग फसल की प्रारंभिक अवस्था बुआई या रोपाई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं तथा दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव से 20 से 25 दिन बाद या फिर फसल में फूल आने के वक्त करते हैं। इससे हमारे अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है और इसका सर्वोत्तम उपाय है कि हम लोग बोरे वाली यूरिया को छोड़कर इफ्को नैनो यूरिया का उपयोग करें। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ईश्वर ने हमें हर काम करने के लिए शरीर में अलग अलग अंग दिए, जैसे कि हृदय दिया है, रक्त के परिसंचरण के लिए आहार नाल दिए, पूरा भोजन बचाने के लिए किडनी दी है, रक्त को साफ करने के लिए। उसी तरह सांस लेने के लिए ईश्वर ने हमें अंग दिया है, उसका नाम है फेफड़ा। ये हमारे दो फेफड़े होते हैं, ये हमारा दायां फेफड़ा होता है और ये हमारा बायां फेफड़ा होता है। जो फेफड़ा तो बाहर से नॉर्मली ऐसा दिखता है, लेकिन जब इसे बीच में से ऐसे काटा जाए, ऐसे करे, तो वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम लोग श्वास नली बोलते हैं, और ये श्वास नली आगे चल के फेफड़ों में विभाजित होती है, इसे हम लोग श्वसनी बोलते हैं। ये श्वसनी आगे चल के फेफड़ों में बहुत सारी श्वसनिकाओं में विभाजित होती चली जाती है और आगे चल के ये गुब्बारे जैसी संरचना जिसे हम लोग वायुकुपिका बोलते हैं, उसमें खुलती है। इन वायुकुपिकाओं पर रक्त कोशिकाओं का बहुत सारा जाल बिछा होता है, इसलिए हम लोग रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस है जो हमने वातावरण के लिए सांस लेने के दौरान, वो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में हर जगह हर सेल तक पहुँचे और हर सेल हर ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर हो जाए। जो लोग हेल्दी होते हैं इनमें ये अच्छी तरह से वर्क करती है, जिसकी वजह से आदमी जीवित रहता है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, मेनली जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये वायुकुपिकाएँ हैं वो क्षतिग्रस्त होकर धीरे धीरे कुछ ऐसी हो जाती हैं। उनके ऐसे होने की वजह से जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आदमी थोड़ा सा भी काम करता है तो उसे थकावट हो जाती है ज़्यादा मात्रा में, और वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में घुटन सा महसूस करता है। इस लोग को हम लोग एम्फाइसीमा या बात स्थिति बोलते हैं। इसके अलावा जो लोग पत्थर की पिसाई करने वाले मिलों में, सीमेंट बनाने के फैक्ट्रियों में, और जहाँ पर पत्थरों की पिसाई पिटाई होकर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं पत्थरों की, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में धूल के कण बालू रेत इतना निकलता है कि वो जाके हमारे नाक में और यहाँ पे सांस नलियों में श्वास श्वसन में जाके एकत्रित होता है। इस वजह से ये डैमेज होने लगता है पूरा हमारा श्वास नाल, इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसी वजह से जो जिन लोगों के घर के लोग पत्थर पीसने वाली मशीनों मिलों में या फिर सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन लोगों को मना करते हैं कि फैक्ट्रियों में काम ना करें बल्कि कहीं और काम करने, लेकिन पैसा वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, इसी कारण वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और, आपने एक बीमारी सुनी होगी अस्थमा नाम की। इसमें क्या होता है कि जो श्वास नली होती है इसमें ये श्वास नली अंदर की तरफ से सूज जाती है, यानी इसमें सूजन आ जाती है, और इसके सूजन होने की वजह से जो रास्ता होता है वायु के आने जाने का वो ब्लॉक हो जाता है, और इसकी वजह से आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए जो अस्थमा से जो पीड़ित लोग होते हैं वो अपने पास एक इतना बड़ा छोटा सा बॉक्स रखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थमा इनहेलर। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि घुटन महसूस हो रही है या लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उस अस्थमा इनहेलर का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने टीवी में फिल्मों में सीरियलों में अक्सर देखा हुआ है। इससे मतलब अगर उन्हें ऐसी स्थिति आ जाती है कि अस्थमा में कि अगर उन्हें टाइम से अस्थमा इनहेलर न मिले तो उन लोगों की डेथ भी हो जाती है। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है साहिल यादव, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है इससे क्या बढ़ता है, जैसे सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है और चंद्रमा के दर्शन से संबंध बढ़ता है और श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है, दान करने से यश बढ़ता है, जैसे नाम बढ़ता है, परिश्रम करने से धन बढ़ता है, जैसे जितना परिश्रम करेंगे उतना ही धन बढ़ेगा, सत्य का पालन करने से धन बढ़ता है और लाभ होने से लालच बढ़ती है। जैसे एक व्यक्ति इसका एक बार लाभ हो तो वो सोचेगा कि मेरा कई बार लाभ हो, इसकी वजह से उसके अंदर भावना लालच बढ़ती है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्राकृतिक और पुरानी वस्तुओं को लेकर है। इसमें हम लोग ने ऐसे वस्तुएं जुटाई हैं और मेरा उद्देश्य ये कि प्राकृतिक वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो आज की जो ग्लासें आ रही हैं प्लास्टिक वाली, उसमें माइक्रोप्लास्टिक कण होते हैं जो गल कर अगर उसमें से गल कर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हार्ट अटैक और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और हमें विकास करना चाहिए तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को साथ लेकर करना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू। चलो ओके, बताओ। तो ये देखिए अपने इसका उपयोग करना चाहिए। आज की जो मशीनें से जो चावल निकलता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हमें उसका उपयोग करना है। उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पोषण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट्स रहें, उसके पोषण रहें और हमारे शरीर को ताकत दें। और ये लमटें जो पहले प्रयोग होती थी आज के समय में बहुत ही कम लोगों के पास या तो समाप्त हो गई। और ये देखिए चक्की है जिससे पहले आटा पीसता था, लेकिन अब नहीं पीस रहा है, अब ये बहुत कम। इससे पीसने से महिलाओं को ये फायदा होता था कि शारीरिक श्रम भी हो जाता था और हम लोगों का पोषण जो था वो भी नहीं मरता था और महिलाएं कम बीमार पड़ती थी। इस समय आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादातर बीमार पड़ रही हैं, इसी कारण हो रहा है। ये देखिए सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम लोग हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। और यही सब हमारे प्रोजेक्ट है। जो हमारा प्रोजेक्ट है फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, जैसे हमारा हाथ कट जाता है या छिल जाता है तो सबसे पहले कॉटन या स्पीड से साफ कर लेना चाहिए और अन्य मलहम लगा के उस पर बैंडेज लगा लेना चाहिए। ज़्यादा या गहरी मात्रा में कट जाता है तो उसे साफ करके उस पर मलहम लगा के पट्टी लगाएं, पट्टी नहीं उसे स्वच्छ कपड़े से बांधें जिससे ब्लड निकलेगा नहीं और बैक्टीरिया उसमें नहीं फैलेगी। और आपका सिर यदि दर्द करता है तो उसके लिए सबसे पहले पैरासीटामोल लें, उसके बाद सर पे रुमाल को गीला करके उसको रखें और बदलते रहें, जिससे आपके सर दर्द में थोड़ी आराम मिलेगा। माय नेम इज प्रिंस राज, माय प्रोजेक्ट इज वाटर प्यूरिफिकेशन। इससे हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। गंदा पानी है, इस गंदे पानी को मिनट में रखना। ये कोयला है, कोयले में से छन के इसमें जाएगा पत्थर में, पत्थर स्पिन बालू में जाएगा, बालू स्पिन कॉटन में, कॉटन से पूर्ण रूप से पानी आप शुद्ध करके इसमें बताया गया कि रुपया कैसे बना है। सबसे पहले फूटी कौड़ी थी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, फिर कौड़ी से दमड़ी बनी, फिर दमड़ी से धेला बना, धेला से पाई बना, फिर पाई से पैसा बना, फिर पैसा से आना बना और आना से फिर रुपया बना। और 1.5 पाई में एक धेला होता है और 3 पाई में एक पैसा और 4 पैसे में एक आना और 16 आने में एक रुपया। ये पाई है, ये दमड़ी है, ये धेला है, ये पैसा है, ये फूटी कौड़ी है, ये कौड़ी है। गुड। यहाँ से सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हैं। स्वर्ण का अर्थ होता है सोने के सिक्के, जो ये है सोने के सिक्के। ठीक है। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के सिक्के। मौर्य साम्राज्य के सिक्के चांदी के होते थे और ये तांबे के भी थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के सिक्के हैं। गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर गुप्त राजा अपने तस्वीरों को उस पर बनवाते थे और ये चांदी के होते थे। और चोल साम्राज्य के सिक्के पर भगवान विष्णु और अलग अलग प्रकार के भगवानों के चित्र होते थे। ये तांबे और चांदी के होते थे। मराठा साम्राज्य के सिक्के
इन सिक्कों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और इन सिक्कों पर देवनागरी लिपि में अपना नाम भी लिखवाया था। इसके बाद आधुनिक काल की मुद्राएं हैं जो अभी वर्तमान समय में हम लोग प्रयोग करते हैं। किडनी में आता है, एक किडनी का कटा हुआ भाग है, एक किडनी का जैसे कार्टेक्स या फ्रॉन्स, कार्टेक्स पेल्विस, महाधमनी, महाशिरा, इसके किडनी वाला भाग है, इसमें फ्रॉन्स बोलते हैं। हमारा आज का प्रोजेक्ट है मोटे अनाज के बारे में। हम लोगों ने मोटे अनाज के बारे में बनाया है, जैसे मोटे अनाज में जैसे ये बाजरा है, ये ज्वार है, ये रागी है, ये जौ है, ये सामान। ये अनाज भारत के कई राज्यों में उगाया जाते हैं, जैसे बाजरा भारत के राजस्थान में उगाया जाता है, ज्वार भारत के महाराष्ट्र में उगाया जाता है, रागी भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाया जाता है, और जो सामा है और जो ज्वार है वो भारत के महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ये अनाज भारत के चंद भी राज्यों में उगाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य बताने के लिए कि हमें इन अनाजों को वर्तमान में अधिक मात्रा में उगाना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य वो सही हो सके। बारिश में जब वो पानी बनकर गिरती है तो वो हमारे इमारतों को और सॉइल मिट्टियों को और हमारे और पेड़ पौधों को बहुत हानि पहुंचाती है, जिससे हमारे धरोहरों को नुकसान होता है। और ये इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें वायु प्रदूषण कम से कम करना चाहिए और हमारे वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। धन्यवाद। 3D होलोग्राम है, इसमें देखेंगे तो इसमें दिखेगा पिक्चर। देखिए अंदर लेके आओ, जाओ। इसके बारे में बताओ। ये इसमें दिखेगा ये 3D होलोग्राम है। माय नेम इज दीपेश प्रजापति, IIT क्लास 8। थैंक यू सर।